Hello everyone, very good evening to all, and this is Sonia Singh. I hope my voice is completely audible and the pictures are completely visible. सब कुछ क्लियर है तो एक बार सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आप मुझे बता दें। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, पॉस्को एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली एक चाइल्ड एक्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी आप कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, जनरल अवेयरनेस से पता होना चाहिए। आप एक बेसिक राइट्स आपको पता होना चाहिए। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस हर एक तरह के कैटेगरीज के बारे में पता हो जो आपके राइट्स को रिजर्व्ड करती है, राइट। तो पॉस्को एक्ट को समझेंगे और साथ में थ्योरी वाले सेक्शंस के साथ साथ प्रैक्टिस वाले सेक्शंस को भी ऐड करेंगे और हर बार की तरह आखिर में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो कैन वी स्टार्ट दिस सेशन नाउ एवरीवन। तो देखेंगे क्या है पॉस्को एक्ट, कैसे काम करता है, क्या क्या इसकी खासियत क्या है और चाइल्ड एक्ट के लिए किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉस्को एक्ट के अंडर हमारे राइट्स को रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेक्शंस में वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कि पॉस्को एक्ट का यहाँ पर एग्जैक्टली मतलब क्या है, डेफिनेशन कैसे काम करता है, और इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि इसके फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो कि हमेशा इससे सवाल यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स में यहाँ पर हम इसको कोशिश करेंगे जानने की, और आखिर में हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि पॉस्को एक्ट का कंक्लूजन क्या है, हर साल यहाँ से कितने केसेस अडेप्ट किए जाते हैं, कितने केसेस को सॉल्व किया जाता है और गवर्नमेंट की इसके ऊपर क्या फीडबैक है, क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे दैट पॉस्को का मतलब क्या है, पॉस्को स्टैंड क्या करता है, व्हाट यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ पॉस्को। पॉस्को इज बेसिकली स्टैंड फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन फ्रॉम अ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, यानी कि अगर मैं हिंदी में ये दोहराने की कोशिश करूं तो कहता है कि पॉस्को का मतलब है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करना। ये अधिनियम बनाया गया है, यानी कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस है, अब्यूजमेंट है, किसी भी तरीके का, वो सारे के सारे बच्चे जो कि संवैधानिक अधिकारों से परे हैं, 18 साल की उम्र से कम हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, फुल फॉर्म को याद रखना है। सवाल यहाँ से बिल्कुल बन सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ POXO, and which is a law enacted by the government of India in 2012 to address and combat the issue of a sexual abuse and exploitation of a children। ठीक है, यानी पॉक्सो का इंतजाम हमने इसलिए किया है क्योंकि हम यौन शोषण और शोषण के मुद्दे को संबोधित करना चाहते हैं। देखा जाए तो इसका एक डेटा हमें बताता है कि हिंदुस्तान में, मैं इंडिया की बात करूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड सिनेरियो, हिंदुस्तान में हर 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा बच्चों का डेली बेसिस पे यौन शोषण किया जाता है। ठीक है, जो अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। अब 5 लाख जैसी बड़ी पॉपुलेशन को, बहुत बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए, खत्म करने के लिए, इस अधिनियम को बेहतर बनाने के लिए हमें पॉक्सको जैसे एक यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की जरूरत पड़ी, जहां पर जो भी ऐसी अपराध हैं जो कि उनके खिलाफ हो रहे हैं उनको हम लीगली फ्रेम कर सके, लीगली उसको सॉल्व करें, कानूनी जो है प्राधिकार देकर के उसको हम सही कर पाए। अगर मैं पर्पस की बात करूं, हमने ये जाना कि यहाँ पर जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट काम कैसे करता है, एड्रेस कैसे करता है, इसकी जरूरत क्या है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस के लिए, मेन पर्पस क्या है, हमने क्यों बनाया, हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर इसको हम छोड़ भी तो दें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ठीक है, लेकिन 18 साल से उम्र के कम लोगों के बारे में हम एक फ्रेम की बात कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क को बनाने की बात कर रहे हैं। जो पर्पस क्या है कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को यहाँ पर, जो इनकी उम्र 18 साल से कम है, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना है। ठीक है, और उनके खिलाफ होने वाले जितने भी ज्यादा यौन अपराध हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस, उनको खत्म करने की बात की जा रही है, क्राइम को खत्म करने की बात की जा रही है। इसलिए हमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, जिसको हम पॉक्सो के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे की फीचर्स क्या है। सवाल चाहे फीचर से आता है, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव से आए, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक से आए, चाहे वो एम से आए, वो नीड से आए, वो इंपॉर्टेंट से आए, बात एक ही है। ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कितने डाइवर्स तरीके से सोच सकता है, कि कितना ज्यादा आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉक्सो का डेफिनेशन क्या है, पॉक्सो के डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा टर्म है जो रिलेट किससे करता है,
सेक्सुअल ऑफेंसेस के साथ किसके खिलाफ हो रहे हैं? 18 साल के उम्र से कम के बच्चों के साथ हो रहे हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट हम उसे कहते हैं, ठीक है। भेदक यौन हमला भी हम उसे कहते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरी भाषा में गैर भेदक यौन हमला भी कहा जाता है, यानी कि नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड चाइल्ड जो पोर्नोग्राफी आती है, जो बाल अश्लीलता की हम बात करते हैं, अभी काफी पिछले दिनों आप सबको पता कि टू वॉचिंग द पॉर्न्स और पॉर्न वेबसाइट्स के ऊपर बहुत तेजी से इसको जो है खत्म करने की बात कही गई कि इसको नहीं देखा जाएगा। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको भी कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। और ये केवल हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही एक फाइन सिनेरियो है कि जिन जिन कंट्रीज में पर्टिकुलर एज के ऊपर वोटिंग क्राइटेरिया आपके नहीं बनते, यानी कि मान लो कि अगर 18 साल के हैं, कहीं पर 15 साल है, कहीं पर 16 साल है, तो जिस भी एज क्राइटेरिया में आप है उस एज क्राइटेरिया के ऊपर जाकर के ही आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल उससे पहले आप कंप्लीटली प्रोहिबिटेड हैं, पाबंदी योग्य है ये सभी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं इन चीजों के ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगी बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ अ डिस्कशन। एज ऑफ कंसेंट क्या है? सब लोग कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एज डिसाइड करनी बड़ी मुश्किल काम है, कि भाई इस एज के ऊपर ये अपराध नहीं होना चाहिए, इस एज के ऊपर हमारी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना हम किसी भी बच्चे को यहाँ पर जो है प्रोहिबिटेड कर सकते हैं। सोचने की क्षमता की हम बात करते हैं। तो एज ऑफ कंसेंट है कि जैसे हिंदुस्तान में कहा जाए तो हम ये कहते हैं कि 18 साल का बच्चा कितना ही ज्यादा मैच्योर है, 12th पास करके आया है, कि उसको पता है कि वोटिंग राइट्स उसकी हैं क्या, पॉलिटिकल राइट्स उसके हैं क्या, ठीक है। या फिर 15 साल पे जहां पर वोटिंग राइट डिसाइड की गई है, हाउ ही और शी कैन डिसाइड कि ही और शी इज कंप्लीटली मैच्योर टू डिसाइड कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। तो एज ऑफ कंसेंट क्या है? द एक्ट कंसिडर्ड टू होम एनी सेक्सुअल एक्ट विद अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एज अ नॉन कंसेंशुअल एंड क्रिमिनल ऑफेंस रिगार्डलेस ऑफ द चाइल्ड्स कंसेंट। मतलब कि भाई जो 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं, ठीक है, अगर उनके साथ किसी भी तरीके का यौन अपराध होता है, क्राइम होता है, अब्यूजमेंट होता है, मारपीट होती है, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, तो बिल्कुल वो अपनी बातों को जो है पॉस्को के अंडर रख सकते हैं, इस एक्ट के अंडर रख सकते हैं। और बिल्कुल जो भी प्रावधान किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उसके उनको ध्यान में रखते हुए उनको पनिशमेंट दी जाएगी। आगे बात करेंगे। फिर हम थर्ड पॉइंट में जानेंगे स्पेशल कोर्ट्स कौन से बनाए गए हैं। पॉक्सो में यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स कौन कौन से बनाए गए हैं और कैसे कोर्ट्स काम करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के रिपोर्ट की बाध्यता क्या है कि मान लो जैसे आप सबको ध्यान में होगा कि कई बार जब हम न्यूज रिपोर्टिंग देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो बहुत बार जितने भी 18 साल से कम के बच्चों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम किया जाता है जो कि क्रिमिनल ऑफेंस में काउंट होता है, क्रिमिनल अब्यूजमेंट में काउंट होता है या फिर सेक्सुअल ऑफेंस में काउंट होता है, तो या तो उनकी पिक्चर ब्लर कर दी जाती है या वहां पर बहुत बोल्ड तरीके से लिखा जाता है कि ये तस्वीरें जो है कानूनी अधिनियम के हिसाब से नहीं दिखाई जा सकती या पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्ट क्या बताता है? ये अधिनियम बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मामलों को संभालने की विशेष अदालतें होती हैं। जैसे निर्भया जो कांड हुआ था आपका, उस कांड के बाद से, उस अपराध के बाद से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का अधिनियम हिंदुस्तान में रखा गया। और जहां पर जितने भी ज्यादा महिलाओं के खिलाफ तेजी से क्राइम्स बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं रेप्स के बारे में, सी आई वुड लाइक टू क्लियर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर मैं जितने भी शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, दिस इज द डिमांड ऑफ द लेक्चर। तो यहाँ पर किसी भी शब्द को इस तरीके से आपको नहीं सुनना है, समझने की कोशिश करनी है या उसको अदर वे में लेना है कि वाई आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि दिस इज द माई ऑन आइडियोलॉजी। जो भी मैं कह रही हूँ वो कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, बोलना भी, मेरा कहना भी, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भाई जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर रख पाती हूँ वो कंप्लीटली आपको गेट टू अवेयर हूँ, आप उसको जान पाएं, राइट। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर एवरीवन, फाइन। तो विशेष अदालतें क्या करते हैं? आप स्पेशल कोर्ट्स क्यों बना रहे हैं? जहां पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के केसेस को सॉल्व किया जा रहा है, ट्रायल प्रोसेस किए जा रहे हैं और ये भी इंश्योर किया जा रहा है, क्या इंश्योर किया जा रहा है कि जस्टिस दिया जाएगा। अगर आपराधिक तौर पर चीजें गलत है तो जस्टिस दिया जाएगा। नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट करने की बाध्यता क्या है। मान लेते हैं कि आपके आसपास, या आजकल तो बहुत कॉमन चीजें हैं, मैं कह रही हूँ अगर 24 घंटे में 5 लाख केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हिंदुस्तान में 10 में से कम 10 में से
2 या 3 घर ऐसे हैं जहां पर डेली बेसिस पर इस तरीके के सेक्सुअल ऑफेंसेस किए जा रहे हैं, अब्यूजमेंट्स किए जा रहे हैं, क्राइम्स किए जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, जबरदस्ती लेबर करवाई जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास आयाम हो सकते हैं। तो वहां पर रिपोर्ट करने की बाध्यता क्या है? तो सबसे पहली बाध्यता ये है कि जिसके भी बारे में आप जानकारी दे रहे हैं या रिपोर्ट दे रहे हैं, वो पहली बात तो आपका ये रूल है, आपका नियम है, आपको अधिकार है इसको कंप्लेन करने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसके पास किसी बच्चे के यौन शोषण के बारे में जानकारी है वो आधिकारिक रूप से रिपोर्ट करे, और रिपोर्ट करने के बाद अगर वो चीजें उसके फेवर में पाई जाती हैं, अगर वो गुनहगार पाया जाता है, तो बिल्कुल जो भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया में सजा उसके लिए बनाई गई है संविधान में, कानून में, लीगल तरीके से उसको उसके लिए सजा दी जाएगी। इसलिए रिपोर्ट करने की बाध्यता। दूसरी बाध्यता यहाँ पर यह है कि पहचान को आप उजागर नहीं कर सकते किसी भी मीडिया के सामने, किसी भी जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के सामने, यानी कि किसी भी तरीके से मेंटल ट्रॉमा बच्चे के अंदर नहीं आना चाहिए, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ द आइडेंटिटी क्या है मैं बात कर चुकी हूँ, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। ये जान लेते कि क्यों जरूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है कि 2 तरह की चीजों को हम देखेंगे। इंडियन सिनेरियो में एक्चुअली ऐसा होता है, मैं हिंदुस्तान की बात सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सभी लोग हिंदुस्तान की सोसाइटी से अवगत हैं, अवेयर हैं। प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ऐसा होता है कि आज भी 100 में से अगर 50 घरों में अगर इस तरीके के सेक्सुअल ऑफेंसेस, क्राइम्स, रेप्स या फिर कोई भी ऐसा काम किया जाता है, तो आज भी एक आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का डर हमारे अंदर रहता है। या तो हमारे खुद के फैमिली मेंबर उन चीजों को बहुत बुरी तरीके से दबा देते हैं, पहली बात, या फिर अगर आप किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई एबीसी पर्सन, तो उस मामले को दबा दिया जाता है, पावर का इस्तेमाल करके उस मैटर को दबा दिया जाता है। यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, जिसकी वजह से अपनी बात को कोई भी जो यहाँ पर आपका विक्टिम है, जो जिसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सामने नहीं आने दिया जाता, और जिसके साथ ये क्राइम हुआ है वो खुद कभी सामने नहीं आना चाहता या आना चाहती। जिसमें से अगर मैं 5 लाख केसेस की अगर डेली बेसिस पे बात कर रही हूँ, तो 5 लाख में से आप यूं मान के चलें कि उसमें से मोर ओवर 2 लाख से ज्यादा जो महिलाएं शिकार होती हैं वो अपनी आइडेंटिटी को वैसे भी डिस्क्लोज नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जस्टिस जो है उनके फेवर में नहीं होगा, चीजें उनके साथ काम नहीं करने वाली हैं। तो काफी हद तक अभी देखेंगे कि एक यहाँ पर आइडेंटिटी का क्राइसिस है, लोग बात नहीं करना चाहते, ठीक है। लोग रेप केसेस के ऊपर बात नहीं करना चाहते, लोग यहाँ पर बैड टच, गुड टच के बारे में बात नहीं करना चाहते, लोग यहाँ पर जो है कि जस्टिस के ऊपर बात नहीं करना चाहते। एक हमने स्टिग्मा बना लिया है कि जस्टिस तो नहीं मिल सकता, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाउ मच वी एग्जैक्टली ट्राई फॉर द जस्टिस। हम कितनी बार कोशिश करते हैं किसी भी चीज के लिए आवाज उठाने के लिए, किसी भी चीज को हम जो है लोगों के सामने लेकर के आने की। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुख की बात ये है कि मोर ओवर 70% ऑफ द पीपल रियली डोंट वांट टू टॉक ऑन द टॉपिक कि भाई हमें तो इसके बारे में बात करनी नहीं है, बिकॉज हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सोसाइटी में इज्जत खत्म हो जाएगी, सोसाइटी हमें क्या कहेगी, बहुत सारी ऐसी जो है इररिस्पॉन्सिबल बातें सामने आती हैं, ठीक है। तो ये बात है प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी की। पॉइंट नंबर 6 जो काफी इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर। 18 साल के बच्चे से जो कम की उम्र के बच्चे होते हैं, उनके अंदर मेंटल एबिलिटी जो है इतनी ज्यादा, जो हम कह सकते हैं होती है, बट मैच्योर नहीं होती है। सीधी सी बात है कि 18 साल तक का जो एज होता है उसमें बहुत सारे ऐसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारे अंदर। तो बहुत जाहिर बात है कि हम हर तरीके के सोशल प्रोसेस के साथ यहाँ पर अवेयर नहीं है, राइट। तो जब आप अवेयर नहीं है तो आपके साथ ये बहुत हद तक ये हो सकता है कि अगर आपको पैनिक किया जाए, किसी चीज के लिए जबरदस्ती की जाए, तो आपके लिए वो लाइफ टाइम चीजें आपके दिमाग में हिट करती हैं कि अरे मेरे साथ आज से 10 साल पहले ऐसा हुआ था। जैसे अगर ये क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछूं कि डजंट मैटर कि व्हाट यूर एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग इन योर एज, आप किस एज से हैं, कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है जो कि आपको लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस टाइम पर ऐसा हुआ तो गलत हो गया, या फिर मेरी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या उससे पहले भी कुछ ऐसे रिमेम्बरिंग पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में आज भी हिट करती होंगी कि मैंने आज तक इसके बारे में किसी के साथ बात नहीं की। सो वी हैव अ लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। तो ये बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक ऐसा, या फिर जो 18 साल से कम का जो बच्चा है, इस पॉक्सो एक्ट के अंडर उसको ऐसा फ्रेंडली माहौल देना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि हम उसकी हर एक बात को रख पाएं,
इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, ट्रायल कोर्ट्स जब हो रही हैं तो उसको बहुत कंफर्टेबल फील करवा पाएँ, ठीक है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट दे पाएँ, राइट। टेस्टमनी की अगर बात करते हैं तो अनुकूल प्रतिक्रिया को बढ़ावा दे पाएँ, यानी कि बच्चा इतना फ्रेंडली हमारे साथ हो जाए प्रोसीजर्स में कि अपनी बातों को बहुत वो निष्पक्ष तरीके से, स्पष्ट तरीके से हमारे सामने रख पाए, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द पनिशमेंट? हमने एक्ट्स बना लिए, हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, हमने यहाँ पर फीडबैक बना लिया, केसेस दर्ज कर लिए, जस्टिस भी हमें देने की बात की जा रही है, प्रोसीजरल कोड्स भी बना लिए गए, बट व्हाट अबाउट द पनिशमेंट? पनिशमेंट ये कहता है कि इस एक्ट के दौरान जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, जो स्ट्रिंजेंट है, जो पनिशमेंट है, वो ऑफेंसर है, उसको हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर गंभीरता के साथ अलग अलग अवधि पर करावा शामिल हो सकता है या होता है। अब डिपेंड करता है कि आपने क्राइम क्या किया है, ठीक है। अगर आपने बहुत कोई अगर ऐसा एक कोई वर्स्ट क्राइम किया है, बहुत बुरा क्राइम किया है जो कि माफ़ी के काबिल है नहीं है, जैसे अगर मैं निर्भया हत्याकांड की बात करें, ठीक है, तो उसमें आप किसी भी विक्टिम को जो है ये नहीं कह सकते कि भाई कोई बात नहीं, आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, हम आपको रिलीव कर देते हैं, ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए तो कोई छोटा मोटा अब्यूजमेंट भी हो सकता है, एक ऑफेंस भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, तो अलग अलग चीजें यहाँ पर काम करते हैं। इम्प्रिजनमेंट ऑफ वेरिंग पीरियड्स डिपेंडिंग ऑन द सवर्निटी ऑफ द ऑफेंसेस, एंड इट ऑल्सो एड्रेसेस द ऑफेंस लाइक द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी मैंने फिर से कहा कि एक बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा, आई थिंक 2018 में इसके ऊपर कंप्लीटली बैन भी किया गया। बहुत सारे जो है 18 हिंदुस्तान की मैं बात करूँ 18+ स्टूडेंट्स को जो कैंडिडेट्स हैं या लोग हैं उनको कम्प्लीटली जो है अलाउ किया गया, रेस्ट ऑफ द लोगों को बाउंड किया गया कि इट इज़ कम्प्लीटली टू वॉचिंग प्रोबिगेशन, ठीक है। तो इसका जो पर्पस है तो इसके लिए पर्टिकुलर सजा यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। तो अलग अलग सजाओं के लिए अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं। अगर अब कोई ऐसा वर्स्ट क्राइम है, रेप केसेस की बात करें या कोई यहाँ पर ऐसा कोई क्राइम हो रहा है जो कि माफी के काबिल ही नहीं है, तो उसमें बिल्कुल इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द कोर्ट कि वो किस तरह के डिसीजन यहाँ पर लेती है। पॉक्सको में अगर आगे बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट लीगल स्टेप टू सेफ गार्ड का बात करेंगे। कंक्लूजन क्या है? मुझे लगता है कि मैंने सारी जो बातें यहाँ पर ऑलमोस्ट रखी है जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। 2012 में ये एक्ट बनने के बाद मैंने यहाँ पर जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं कि पॉक्सो का मतलब क्या होता है, ये एक्ट क्यों लागू किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के बारे में बात की, 18 साल से कम बच्चों के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। 2012 में हमने अधिनियम बनाया और ऑलमोस्ट आज अगर देखा जाए तो 8 साल से ज़्यादा हो चुके इस एक्ट को बने हुए, ठीक है। और जहाँ पर हम ये इंश्योर करते हैं, जहाँ पर डेफिनेशन हमने ये कहा कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट से लेके, अब्यूजमेंट से लेके, क्राइम से लेकर हर एक तरह की चीज़ों को रोकने का काम है, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, उसे हम दूर रख सकें। ये जो कंसेंट के बारे में मैंने बात की, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए ताकि यहाँ पर जस्टिस जल्दी दिया जा सके, ट्रायल कोर्ट्स बनाए गए ताकि चीज़ों को, आइडेंटिफिकेशन को हम डिस्क्लोज ना करें, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी के बारे में मैंने बात की कि क्यों ज़रूरी है, ताकि हम उसको सोशल प्रोटेक्शन के साथ साथ एक फ्रेंडली जो है माहौल दे पाएँ, बच्चे को पहचान की सुरक्षा जो है सीमित रखी जा सके, अपने जीवन को वो प्रोबेबली देखा जाए तो बहुत स्मूथ तरीके से जी पाए। पनिशमेंट के बारे में डिस्कस हमने किया, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट लीगल एक स्टेप है, किसके लिए है? कंक्लूजन में हम देखेंगे सेफ गार्ड करना है सेक्सुअल अब्यूज़ को, इंश्योर क्या करना है कि आपका जो अधिकार है, आपकी डिग्निटी है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। नंबर 2 पॉइंट में कंक्लूजन में हम ये भी देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि लोगों में जागरूकता का फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोग इसके बारे में बात करें, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर एक्यूरेट देखा जाए तो 2021 की अगर मैं बात करूं तो अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। सितंबर 2021 तक इसमें कोई भी बदलाव अभी तक नहीं आया है, सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। लेकिन 2021 के बाद कोई चेंज अगर आता भी है तो वो बेफिक्र नहीं है, पेपर में उससे जुड़े हुए चेंजेस को लेकर के सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को। तो व्हाट डज पॉक्सो स्टैंड फॉर? सीधी सी बात है कि क्या मतलब है इसका, क्या समझते हैं आप इसके साथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों के राइट्स को बचाना, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना। अगर हम यहाँ पर एक केसेस के अगर हम पूरे साल की बात करें, मैंने कहा कि 24 घंटे में 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि यौन शोषण के जो मामले सामने आते हैं और शिकार भी होते हैं। तो 2015 से 18 के बीच में कुल मिलाकर के 50 से लगभग 115 सिटीज़ में यहाँ पर इस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं। और अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो हर रोज़ 155 से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और आते कितने होंगे, डॉक्यूमेंट फाइड कितने होते होंगे, ये तो अपने आप में काफ़ी कंसर्न ऑफ मैटर है।
तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जहाँ पर यंग जो यहाँ पर लड़के हैं, कपल्स हैं, उनको लेकर के, या फिर जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशंस होते हैं केसेस, जो प्रेग्नेंट गर्ल्स होती हैं, जो भी क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं, रेप केसेस जो होते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करें जो कि बचाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की बात हो रही है कि किस किस तरीके के एक्ट्स में ये चीज़ें काम कर रही हैं, कैसी चीज़ें काम में ली जाती हैं, इनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एनेक्टेड किस ईयर में हुआ था, तो 2000, वैसे ये बना 2012 में था, ठीक है, 13 में आकर के लागू हुआ। तो ऑप्शन में अगर या तो 12 हुआ तो आप 12 के साथ जा सकते हैं, लागू कब हुआ, बना कब और लागू कब हुआ, तो 13 में हुआ है, ठीक है। एम क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस ग्रुप तक के बच्चों को हमें सेव करना है। तो मैंने कहा कि 18 साल से कम उम्र तक के बच्चों के बारे में बात की जा रही है। ये आप देख भी पा रहे होंगे, जिनकी उम्र 18 साल से कम की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों को क्या होनी चाहिए ऑफेंस को लेकर के, कि एक इन्फॉर्मेशन जो 2012 तक आपको होनी चाहिए, सेपरेटेड नोटिफिकेशन आपको होना चाहिए, यहाँ पर जो भी अमेंडमेंट्स बनाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 46 प्रोविजंस हैं इस एक्ट में और 7 रूल्स आपके लिए बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टेक अ लुक फॉर योर नॉलेज ओनली, ठीक है। एंड कंप्लेन अंडर द पॉक्सो अगर बात करते हैं, दैट विक्टिम चाइल्ड है, विक्टिम चाइल्ड और एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ चाइल्ड है, ओनली द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम चाइल्ड है, या फिर यहाँ पर ओनली द पुलिस ऑफिसर्स है। कंप्लेन कौन फाइल करता है अगर इस एक्ट के अंडर हम बात करते हैं तो, ठीक है, केवल जो पीड़ित बच्चा होता है, जो कि मैंने बोला कि आइडेंटिटी क्राइसिस का इशूज यहाँ पर हमेशा रहता है, तो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो कौन यहाँ पर केसेस को दर्ज कर रहा है, ऐसे विक्टिम्स, चाइल्ड और कोई भी ऐसा व्यक्ति बच्चे के बिहाफ के ऊपर, ठीक है। मान लेते कोई ए बी पर्सन है, कोई बी पर्सन बच्चा है जिसको कि एक्सप्लॉयट किया गया है, यौन हिंसा उसके साथ हुई है, मारपीट हुई, क्राइम हुआ है, कुछ भी ऐसा काम हुआ है, तो ए पर्सन की जिम्मेदारी बनती है कि 2012 के पॉक्सो एक्ट के अनुसार वो जाकर के उसकी आइडेंटिटी को, पहचान को बिना डिस्क्लोज किए हुए उसकी बातों को रख सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर पनिशमेंट कमिटमेंट की बात के बारे में, पेनिट्रेटिव की जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, कि इस तरीके के जो प्रवेशन यौन हमले होते हैं अधिकतम तौर पर सजा किसको दी जाती है, 5 साल से कम जो कैद है, 10 साल की कैद, 20 साल के आजीवन कारावास। तो किसको ये सजाएं कितने साल की दी जाती है, अगर कोई यहाँ पर ऐसा कोई काम होता है जो कि कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसमें यहाँ पर प्रावधान है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, यानी कि कारावास का, पूरा जीवन जो कारावास में रहता है, ठीक है। और उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें हर एक चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, मारपीट है, ठीक है, या फिर रेप केसेस जैसी चीज़ें भी यहाँ पर इन्वॉल्व की जाती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखेंगे हम, कोई झूठ नहीं है, 5 महीने 10 महीने 5 साल 10 साल की, सीधा यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, वो भी इसलिए ताकि उम्मीद की जाती है कि आप अपने उस एज के पड़ाव पर पहुँचे जहाँ पर आप सुधार कर पाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ याद रहे शुरू में हमने 3 टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, कौन से 3 टर्म्स देखे थे, एक तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, मैं बता देती हूँ दोबारा से, यहाँ हम बात कर रहे थे, हाँ, एक है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था, एक ये है, एक सेक्सुअल असॉल्ट है जहां पर आप हरैश करते हैं सिर्फ, बट आप क्राइम नहीं करते कोई, जो आपका गुड टच बैड टच में आता है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, इट इज बेसिकली काउंट इन द जो आपका समहाउ अटेम्प्टिंग द रेप केसेस की हम बात करते हैं। नॉन पेनिट्रेटिव एक सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं गैर भेदक यौन हमले होते हैं, ठीक है, या फिर पोर्नोग्राफी के बारे में भी हमने बात की। तो अगर सवाल आता है कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में कैसा क्राइम करते हैं, उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैंने करा दिए। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो एग्रेटेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न, जैसे कि मैंने यहाँ पर निर्भया हत्याकांड के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, या फिर अभी पिछले साल हाथरस मथुरा में भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर एक दलित लड़की को जला दिया गया था जिंदा आफ्टर रेप। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में क्राइम माना जाता रहा। हालांकि पॉलिटिकल डिस्कशन है तो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। द क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ द चाइल्ड, पुलिस फैमिली इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो सबसे पहले जो आपकी लोकल पुलिस थाना होती है उसको केस को दर्ज करती है। ये बहुत मैटर करता है कि आप जिस भी पर्टिकुलर रूरल एरिया में रह रहे हैं, सबसे पहले केस वही टैकल करते हैं। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में वो केस आता है। उसके बाद वहाँ के जो भी अधिकारी होते हैं, वो डीएम हो सकते हैं या डिप्टी कमिश्नर जो भी है, उस केसेस को टैकल करते हैं। उसके बाद अगर चीज़ें नहीं संभलती हैं तो यहाँ पर क्राइम ब्रांच जैसी टीम्स भी होती हैं जो
केसेस को हैंडल करती हैं, ठीक है, बट वो बहुत वर्स्ट केसेस में होता है, ठीक है, जैसे मैंने हाथरस का एग्जांपल यहाँ पर दिया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बिल्कुल हम देख पाएंगे कि अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ अ ट्रस्ट और अथॉरिटी ओवर द चाइल्ड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी बच्चे को लेकर के आप अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसके पहचान को जो है उजागर ना किया जाए किसी के भी सामने। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी का केस वर्स्ट ही होता है, ताकि 18 साल की उम्र के बाद या 15 साल की उम्र के बाद आने वाले 10 साल में अपनी लाइफ को काफ़ी नॉर्मल तरीके से वो जी पाए, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। नाउ इट्स अ टाइम क्वेश्चन ऑफ द डे एज यूजुअल। देखेंगे, कह रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द ट्रायल ऑफ अ पॉक्सो केसेस का क्या है यहाँ पर, मामले की सुनवाई पूरी करने का समय सीमा क्या है। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर कोर्ट बनाए गए हैं, कोर्ट में जस्टिस ट्रायल्स बनाए गए हैं, और जस्टिस ट्रायल्स के साथ साथ यहाँ पर ट्रायल एजेंसीज बनाई गई हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में केसेस को फाइल करना, उस ट्रायल कोर्ट्स में उस केसेस को सॉल्व करने। इसका लिमिट टाइम आपसे पूछा गया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। जैसे हमने निर्भया के बारे में बात की, तो उस रेप केसेस के बाद, उस क्राइम के बाद से ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का यहाँ पर प्रचलन बढ़ा हिंदुस्तान में। अब वो कितना कामयाब हो पाया नहीं हो पाया ये हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। अब ट्रायल ऑफ पॉक्सो में अगर बात करेंगे तो आपसे पूछा गया है कि किसी भी 18 साल के कम उम्र के बच्चे के साथ अगर यौन उत्पीड़न होता है तो कम से कम कितने दिनों में उसकी जो चार्जशीट है या FIR है उसको फाइल किया जाता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं, उसको फाइल किया जाता है, और कितने कम से कम टाइम में उसको सुलझाया जाता है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस, जो भी आप पूछना चाहें, बताना चाहें। PDF मिलेगी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। फर्दर जितनी भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है नीचे की तरफ, उसको ज़रूर देखिएगा फॉर योर फर्दर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।